हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। 101% ये आपके एग्जाम में आना ज़रूर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अगर आएगा तो लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ना छोड़ें। चलिए बताते हैं फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है क्या। सबसे पहले आपको इस तरीके से डायग्राम बना लेना है, या इस डायग्राम को आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में 3 पर्दे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जो पहला पर्दा है यहाँ पर एक सोर्स रखी है, यानी एस, ये क्या है, स्रोत है। यहाँ से क्या होता है, प्रकाश आता है और इन 2 पर्दों पर पड़ता है। ये देखिए छोटे यहाँ पे छिद्र बने हुए हैं। यहाँ से समान कलाम का मतलब, यहाँ पर समान कला में पहुँचता है प्रकाश। समान कला का मतलब जितना प्रकाश S1 पर पहुँचता है उतना ही प्रकाश कितना S2 पर पहुँचता है। और यहाँ से पहुँचने के बाद ये जो तीसरा पर्दा है Mn, इस पर क्या होता है, दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मान लिया है S1 S2 के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है, और इन दो पर्दों के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D मान ली है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो x डिस्टेंस मान लिया है। और ये देखिए एंगल, ये वाला देखिए, एक ये एंगल है इसमें और एक एंगल ये है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको थ्योरी जब आप लिखें तो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो पहले आप इस डायग्राम को बना लें अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जब हम आपको ये देखिए अब थ्योरी जो बताएंगे इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा चित्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है कि माना S एक ऐसा बिंदु है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। देखिए जैसा चित्र में बना है सेम वैसा ही लिखा है। देखिए जो पहला छिद्र क्या है, पहला स्रोत क्या माना है, बिंदु है ये S, क्या है, एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है, यानी कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। उसके बाद क्या हम लिखेंगे कि इसके सामने एक पर्दा ऐसा है जिस पर S1 और S2 दो क्या है, रेखा छिद्र है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है S1 और S2 क्या है, 2 रेखा छिद्र है जिन पर प्रकाश समान कला में पहुँचता है। समान कला का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि जितना प्रकाश S1 पर पहुँच रहा है उतना ही S2 पर भी पहुँच रहा है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे पर्दे Mn पर दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, यानी जहाँ से हमारा प्रकाश आता है यहाँ पर इस वाले पे प्रकाश आता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, दीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होंगी। उसके बाद जो हम मानेंगे वो हमने लिख लिया है कि S1 S2 के बीच की दूरी क्या है, d है। तो देखिए यहाँ की दूरी हमने d मानी थी, ऊपर था S1, यहाँ था S2। उसके बाद इन 2 के बीच की दूरी कैपिटल D थी, वो आप अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फिर हमने लिख दिया है कि S1 और S2 से निकलने वाली तरंगों का पथांतर क्या है, S2a। ये S2a देखिए ये वाले यहाँ ये पथांतर की बात करी गई है, ठीक है। उम्मीद करते कि पूरा आप तो डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर अब देखिए इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 त्रिभुज यहाँ पर दे रखे हैं। एक ये वाला है, इसका नाम है S1 S2a, एक ये हो गया, और एक यहाँ पर ये हो गया PCO, ठीक है। एक ये वाला हमारा एंगल हो गया PCO, और ये वाला आपको होता है S2a। अब इन 2 त्रिभुज हम मान लेंगे कैसे हैं, समरूप है। समरूप में क्या करते हैं, कोई 2 भुजाएं क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। कैसे, अगर इस वाले हम एंगल की बात करें तो इस वाले एंगल में देखिए थीटा के यहाँ पर एंगल, यहाँ पर क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और अगर इस वाले की बात करें, इस वाले त्रिभुज की, तो ये थीटा दे रखा है, तो ये थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। यानी इन दोनों के लंब ले लेंगे और फिर इन दोनों के हम आधार ले लेंगे। इस तरीके से हम समरूप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे S1 S2 और A, और PCO क्या है, समरूप है। उसके बाद देखिए लिखेंगे इस वाले का लंब ले लेंगे और इस वाले का लंब ले लेंगे, यानी OP जो है, ये देखिए OP अपॉन में क्या लिख लेंगे, S2a। कैसे, इसका देखिए इस वाले एंगल का क्या है, लंब ये है ना OP, तो ये लिख लेंगे OP। और अगर इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इसका लंब क्या है, S2a, तो अपॉन में क्या लिख लेंगे, S2a। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद कर्ण देखेंगे। अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें, देखिए दूसरे कलर से बताते हैं आपको, अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो कर्ण क्या है, S1 S2,
ठीक है। और इस वाले त्रिभुज की बात करें तो कर्ण क्या है, ये है, क्या है, ये PC है, तो क्या लिख लेंगे, PC बटे में S1 S2। ठीक है, क्या किया है, ये लंब है और ये भी लंब है, ये आधार है और ये भी, सॉरी आधार नहीं कर्ण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये लंब और ये लंब लिया है, उसके बाद क्या किया है, ये कर्ण और ये वाला कर्ण लिया है। सेम जैसा था वैसा हमने यहाँ पर लिख लिया है, OP अपॉन में S2A बराबर PC अपॉन में S1 S2। अब यहाँ पर देखिए OP की जगह पे कुछ दे रखा है, ये देखिए हमने डिस्टेंस इसकी मान रखी है x, तो OP की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, और S1 S2 की जगह हम क्या रख देंगे, d रख देंगे, क्योंकि ये हम वैल्यू मान चुके हैं। जितना हम मान चुके हैं तो हम ये ऐसे ही रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर OP की जगह हमने x रख दिया है और S1 S2 की जगह स्मॉल d रख दिया है, दोनों और बाकी का PC और S2A जैसा था उसको ऐसा ही रहने दिया। अब उसके बाद देखिए आपको PC की वैल्यू चाहिए, तो PC की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो PC है अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए तो ये OC के बराबर हो जाएगी। अगर देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कुछ नीचे लेकर आए तो ये CO के बराबर हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है PC बराबर किसके होगा, CO के। और हमने CO की तो डिस्टेंस मान ही रखी है, क्या है, कैपिटल D है, तो ये लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे कि PC बराबर है CO के और इसकी वैल्यू हमने मानी है D, तो PC की जगह हम क्या रख सकते हैं, D यहाँ पर हम रख लेंगे। अब हमने जो पथांतर माना था S2A, पथांतर क्या था, इस तरीके से S2A हमने यहाँ पर माना था, चित्र में इस तरीके से एंगल बना हुआ था, तो यहाँ से हमको पथांतर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, S2A बराबर XD अपॉन में D। ये देखिए D इधर चला जाएगा और यहाँ पर जो यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2A का मान कितना आ जाएगा, XD अपॉन में D। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, बस दो त्रिभुज हमने लिए थे, एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज लिया था, दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा के हमने दोनों भुजाओं को समान कर लिया और वहाँ से हमें जो पथांतर है वो मान हमको मिल गया। अब यहाँ पर पथांतर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अदीप्ति के लिए निकालेंगे दूरी का व्यंजक और क्या करेंगे, दीप्ति के लिए निकालेंगे। तो पहले दीप्ति के लिए निकाल लेते हैं। दीप्ति के लिए जो पथांतर होता है वो क्या होता है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा, यानी ये डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, पता नहीं है, तो हमने मान लिया n लैम्डा है। तो पथांतर क्या था, S2A, तो S2A बराबर हमने क्या लिख लिया, n लैम्डा, यानी जो लास्ट वाला है उसको हमको ले लेना है और S2A की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, XD अपॉन में D वो रख दिया। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, n लैम्डा D अपॉन में D। और अदीप्त फिर ऐसे ही हम अदीप्त फ्रिंजों के लिए करेंगे। अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होता है, पथांतर लैम्डा बाई 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट करके n माइनस हाफ लैम्डा, यानी कि इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि ये होती है अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर और जो ऊपर बताया वो क्या है, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर है। तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने ऊपर किया था ऐसा यहाँ पर भी करेंगे। पथांतर बराबर क्या रख लेंगे, n माइनस हाफ लैम्डा D अपॉन n माइनस हाफ लैम्डा। यहाँ से अब क्या करेंगे, S2A की देखिए जैसा सेम ऊपर किया था दीप्त के लिए वैसा यहाँ पर भी किया है। S2A की वैल्यू रखी, यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकाल ली है, क्या आ जाएगी, D उधर पहुँच जाएगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस हाफ लैम्डा D अपॉन D। अदीप्त और दीप्त दोनों के लिए यहाँ पर पथांतर निकल गया है। अब जो हमारा पूछा जा रहा था क्वेश्चन में फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालेंगे हम, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, XN। देखिए हमने जो दीप्त फ्रिंज निकाली थी वो ये आई थी, x बराबर n लैम्डा D अपॉन में D, यही तो आई थी। तो हमने मान लिया है कि कोई एनवी दीप्त फ्रिंज है, तो छोटा सा यहाँ पर सफिक्स में n लिख लेंगे और बाकी का जैसा था n लैम्डा D अपॉन में D उसको ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर n लिया था, आप क्या लिख लेंगे, n+1 के लिए। तो देखिए जहाँ पर n था वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, n+1। देखिए ये n था तो n+1 कर लिया, ये वाले n की जगह पर भी n+1 कर लिया, बाकी जैसा था उसको सेम रहने दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या करेंगे, जो दूसरी वाली है उसमें से पहली वाली घटा देंगे। W फॉर होता है वाइड यानी कि चौड़ाई, ठीक है। तो फ्रिंज चौड़ाई निकाल रहे हैं ना, तो पहली ये जो हमने दूसरी वाली भी निकाली थी दीप्त फ्रिंज, ये वाली में से ये वाली हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए दोनों की हमने वैल्यू रख दी है। अगर यहाँ से लैम्डा देखिए लैम्डा D अपॉन D यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है तो कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में हमारा अंदर क्या बचेगा, ये n+1 और माइनस का n ये बचा है, n से n कैंसिल हो जाएगा, साथ में क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो W बराबर लैम्डा D अपॉन D ही आएगा। यही क्या है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
फिर लास्ट में देखिए एक लाइन और लिख दी है हमने कि फ्रिंज चौड़ाई को ज्ञात करके हम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब हम फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो तरंगदैर्घ्य है यानी लैम्डा का मान भी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात और है जो आपको बतानी है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आए कि अगर हम फ्रिंज चौड़ाई की जो ये जो स्मॉल डी यानी ये जो हमने S1 और S2 के बीच की दूरी है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो W का मान क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, घटेगा। आप ये बात याद रखें, अगर कोई भी फॉर्मूला है, अगर उसमें नीचे की वैल्यू घट रही है तो ऑब्वियसली ऊपर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर नीचे की वैल्यू बढ़ रही है तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। क्योंकि आपको अपोजिट काम करना है, क्योंकि ये अपॉन में है ना, अपॉन का मतलब क्या है, इसका उल्टा है। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर बाई चांस ये हमारा बढ़ रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अपोजिट होगा। और अगर हम बराबर की बात करें तो अगर ये वाली दूरी बढ़ेगी तो ये भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो उल्टा था तो हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, उल्टा लेना है। तो अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से सोचेंगे। उम्मीद करते कि पूरा क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय